हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पिछले लास्ट 3-4 लेक्चर जो पढ़ रहे थे ना, उसका ठीक कहीं ना कहीं एक उल्टा चीज़ पढ़ने वाले हैं आज। लास्ट 3-4 लेक्चर्स अगर देखेंगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चाहे ट्रायंगल लॉ से ऐड करो, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो या फिर पॉलीगॉन लॉ से ऐड करो। एडिशन 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 यानी कि वेक्टर्स को जोड़ो जोड़ो जोड़ो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़े, लगा ऐसे जैसे कि अलग चीज़ पढ़ रहे होंगे कि घटाओ, लेकिन वो भी पता चला कि एडिशन ही है, तो भाई उसको भी जोड़ ही रहे थे। आज पढ़ेंगे बच्चों, पता है क्या? वेक्टर्स को तोड़ो यानी कि अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल है कि कैसे? तो अगर हम लोग विजुलाइज करें फिजिक्स को तो पता चला भाई किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं और उसको हम तोड़ दें तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस नहीं है क्या? है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। ये बिल्डिंग है बना हुआ, तो क्या चीज़ से बना हुआ है? तो ईंट लेट पत्थर भी मिला हुआ है। ईंट पत्थर सीमेंट बालू, इन सब चीज़ को मिला कर करके ये बिल्डिंग बना हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को अभी तोड़ना स्टार्ट करें और तोड़ दे तो फिर क्या मिलेगा मेरे को? फिर से ईंट बालू सीमेंट मिल जाएगा सब। तो यही चीज़ है तोड़ना, मतलब इधर से तोड़ो और फिर क्या करो? जोड़ो। जोड़ो हमने पढ़ा है, यानी कि जस्ट उसको उल्टा एनालिसिस खाली करेंगे और हमको समझ में आ जाएगा कि तोड़ना किसको कहते हैं। तो तोड़ना जो वर्ड हो गया बच्चों हिंदी, उसको हाई लेवल इंग्लिश में जो समझ में ना आए उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। कुछ फीलिंग ही नहीं आता है कि क्या है। तोड़ो, हाँ ये ठीक है, यही आज पढ़ने वाले। तो कुछ दिमाग में एक पिक्चर तो गया। तो यहाँ देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को तोड़ो, एंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन। तो अभी जैसे ये टॉपिक देख रहे हो ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन में, आगे चल के पढ़ेंगे इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कुछ है। क्या है? इसको मैं आप लोग को जरा डायग्रामेटिकल व्यू बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ के अंदर, ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा कि लेट आंधी इधर चल रहा हो, एक आंधी इधर चल रहा हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो मैं फेंका किधर जाऊंगा? रिजल्टेंट आंधी में इधर फेंका जाऊंगा। तो चाहे आंधी से एनालिसिस करें या डिस्प्लेसमेंट से चले, कि हम चले यहाँ से यहाँ फिर चले यहाँ से यहाँ, तो सवाल है कि हम चल गए कहाँ से कहाँ? तो यहाँ से चले गए यहाँ। दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट। और इसको लिखते कैसे थे? एडिशन है, एडिशन। तो ये था a प्लस बी। तो देखो कि भाई अगर कोई घर हो, घर को अगर हम तोड़ दें तो क्या मिलेगा? तो बोलेंगे ये मिलेगा क्या? ईंट मिल रहा है प्लस सीमेंट प्लस बालू, ऐसा कुछ मान लीजिए। यानी कि अच्छा, घर को तोड़ेंगे तो ये सब मिलता है। तो जरा दूसरे लैंग्वेज में बोले कि ये तीनों मिला के सबको जोड़ते चलेगा तो क्या बन जाएगा? मेरा घर। तो ये है क्या? दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे समझ में आता है। क्या आप बच्चों जानते हो इसी सब चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ घर। घर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स है ये, तो इसमें भी हम लोग क्या बोल देंगे? आर जो है ये बनता कैसे है? ये दोनों मिला करके बनता है ये, यानी कि ए एंड बी को हम लोग कह सकते हैं। अब नया लेक्चर है ना, तो नया नया वर्ड सीखते हैं। ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं? कि ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। इधर से ना समझ में आए तो आप ये समझ लीजिए, ये सब को समझ में आता है, क्योंकि जरूर हम लोग जिंदगी में कभी न कभी घर बनते, बिल्डिंग बनते देखे ही देखे हैं जिंदगी में, तो ये समझ में आएगा ही आएगा। तो ये हो गया क्या? कंपोनेंट्स। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया? टोटल। तो यही हम कह सकते हैं कि दोनों मिल करके ये बना है। तो दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, इसको तोड़ देंगे ना तो ये दोनों मिल जाएगा, क्योंकि दो ही चीज मिल करके बना है। तो इसको तोड़ो तो ये दोनों को जोड़ो, तोड़ो जोड़ो। हाँ, तो ये देखिए क्या है? दिस इज द मेन, यानी कि टोटल जो घर की टाइप का ये काम कर रहा है। तो ये दोनों यहां से बच्चों कहला गया कंपोनेंट्स। क्या हो गया? कंपोनेंट्स। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि बस ना खाली सुनते चले जाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। बोलोगे सर ये सबसे बड़ी खतरनाक न्यूमेरिकल एगो बन जाता है, गजब टाइप से। ऐसे क्वेश्चन अभी बता देंगे बच्चों, समझ में नहीं आएगा कि यार हम इसको सॉल्व कैसे करें, लेकिन इसी में सब छुपा हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आर है ये बना है इससे और इससे, ये दोनों हो गया मेरा कंपोनेंट्स। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है? कोई रैंडम डायरेक्शन है, कोई इधर कोई इधर, कोई फिक्स्ड ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स एक्सिस तो हो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस जिधर मन तिधर है। ऐसा भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं
कि अगर वेक्टर ए ऐसा हो, वेक्टर बी एकदम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई है ना वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट ये वाला भी लिख सकते हैं। और हम अच्छा से जानते हैं ये है यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो हम ऐसे पहुँच गए। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये कैसा है, कंपोनेंट इज इट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका हम लोग डिटेल आगे चल करके पढ़ेंगे कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ ये आता है, ठीक। लेकिन देखते हैं एक एक करके, नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, और डीपीपी 1 में भी हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट था वेक्टर का, वो अगर कहीं मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है और एक है मेरे पास लेट इट बी वेक्टर आर, अगर बोले कि वेक्टर आर अगर पैरेलल है वेक्टर ए के, मतलब कि दोनों पैरेलल, द डायरेक्शन सेम, और अगर ये पैरेलल है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो लेट कोई टाइम्स होगा, है ना। ये इसका पूरा मीनिंग बता चुके हैं। जब पैरेलल होता है तो क्या करते हैं, आर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए। बच्चों मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चे डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं सर आपने कैसे लिख दिया, तो शुरू से लेक्चर्स देखिएगा तो आपको फीलिंग इसमें है कि क्यों लैम्डा टाइम्स हो गया। और पैरेलल है तो ये कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा ताकि डायरेक्शन सेम रहे, अगर एंटी पैरेलल होगा तो इतना। ये पता चला कभी भी कोई किसी के अगर पैरेलल हो गया तो। यहाँ अब यहाँ पर आकर के देखिए बच्चों, क्या हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे कि ट्रायंगल लॉ है, आर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब जरा रीडिंग करते हैं, क्या समझ में आता है क्या। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर किसको बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को तोड़ो इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर काम करेगा और ये दोनों जो है अकेला अकेला जो कंपोनेंट्स है वो काम करेगा, दोनों क्या होगा, सेम। बात सही है ना। चाहे घर पूरा एक बना हुआ हो वो जो काम करेगा, और चाहे ईंट बालू पत्थर सीमेंट सब मिलाकर करके जो बना दे, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो यही चीज़ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर्स को तोड़ रहे हैं कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड, जो गिवन वेक्टर मेरा है जिस छोटे छोटे वेक्टर्स में स्प्लिट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर, यानी कि ठीक ठाक है। अब बच्चों जैसे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया, एक जरा सा जो न्यूमेरिकल जो होता है ना जिस पे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके रूप में चलते हैं, जो कि बड़ी टिपिकल है, लेकिन जरा देखें कैसे सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं। एक ऐसे कुछ बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन हमारा है, एक वेक्टर आर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जिधर मन तिधर बना हुआ है। मेरे को बोल क्या रहा है कि रिजॉल्व, वेक्टर आर को रिजॉल्व करो इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसका एक टुकड़ा निकालो इस डायरेक्शन में और इसी का एक टुकड़ा निकालो इस डायरेक्शन में। भैया टुकड़ा का क्या मतलब होता है, जो मैं टुकड़ा टुकड़ा बोल रहा हूँ बच्चों, कुछ इस डायरेक्शन में टुकड़ा निकालो, कुछ इस डायरेक्शन में टुकड़ा निकालो। किसका, इसका टुकड़ा। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है ए अजनबी। तो हम लोग गाना सुने हैं, तो मैं यहाँ टुकड़ों में, तुम वहाँ टुकड़ों में जी रही हो, तो दोनों आओ मिल जाते हैं, नया जिंदगी शुरू करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है भाई, इसी का है ना। तो मेन ये है, तो बोले क्या, हमको वेक्टर आर दिया हुआ है, इसको दो डायरेक्शन में निकालना है, ब्रेक करना है। तो बोले कैसे ब्रेक करना है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता है कि अगर ये रिजल्टेंट है, तीन वेक्टर्स, इसको हमको तोड़ना है, यानी कि ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। डायरेक्शन मेरे को बता दिया कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी एक ऐसे। तो क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एगो ऐसे लिख दे बच्चों, लेट दिस बी R1 वेक्टर, इसका कोई पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, लेट दिस बी R1 वेक्टर। लेकिन ये है क्या, इसका कोई टुकड़ा है इसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ A, ये बोला है। एक और वेक्टर है B इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब ऐसे। तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए ये हो गया क्या, लेट दिस बी R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर किसके डायरेक्शन में हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो हमने क्या किया, वी हैव स्प्लिटेड वेक्टर R इनटू टू डायरेक्शंस, और वो डायरेक्शन है क्या, R1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, R2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। R1 इज इन डायरेक्शन ऑफ A।
अब यहां से हम जानते हैं कि अगर R1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए है यानी कि पैरेलल है, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि R1 इज, अभी ना जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ ना बच्चों, उसका शायद हो सकता है कि फीलिंग आपको ना आए, सर क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी खाली आप सुनते चले जाइए, जब रिजल्ट बताएंगे ना तो लगेगा कि क्या है, अभी आप खाली बस समझते जाइए। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा पैरेलल अगर इसके है तो लेट लैम्डा टाइम्स ए हो गया, तो एक तो ये समझ में आया। दूसरा कि R2 वेक्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R2 इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ लैम्डा को एक नंबर लिख दिए तो यहाँ पर कोई म्यू लिख देते हैं कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना टाइम से ए का हमको नहीं पता, इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना टाइम से बी का नहीं पता, तब नहीं पता तो लेट इट बी म्यू, तो R1 ऐसा हो गया, R2 ऐसा हो गया। बोलो सर क्या कर रहे हो यार, हम लोग R वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि एक आंधी इधर चला, कुछ मैग्नीट्यूड से चला होगा, एक आंधी इधर कुछ मैग्नीट्यूड से चला होगा, दोनों का जो इफेक्ट है टोटल हम किधर फेंकाते हैं, टोटल रिजल्टेंट। तो मेरे को रिजल्टेंट दे के रखा और बोल रहा है कि रिजल्टेंट पहले से पता है कि हम इधर फेंका रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वो जो दोनों आंधी के कारण जो फेंकाए हो ना, वो दोनों आंधी का मैग्नीट्यूड क्या क्या है, तो मेरे को क्या पता। बोल रहा है कि लेकिन ये बोल दिया गया कि वो आंधी जो है ना एक इस डायरेक्शन में चल रहा था और एक इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो हम बोले रुक जा देखते हैं, तो एक इधर बना दिए एक इधर बना दिए। अब हम इसको निकाल रहे हैं कि ये कितना कितना आंधी चल रहा था, कितना मैग्नीट्यूड का, सच दैट ये पता था क्योंकि यहाँ पर बोला है रिजॉल्व आर, तो ये कितना है, तो बोला इसके डायरेक्शन में है तो दोनों पैरेलल है, तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगा दिया R1 इक्वल टू लैम्डा टाइम से, फिर वो इसके पैरेलल है तो लगा दिए R2 इक्वल टू म्यू बी। हेंस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से जो मेरे को ये दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, हम कैसे लिख सकते हैं, R वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 है ये, R2 है ये, यानी कि नोट डाउन करिए फिर बताता हूँ। तो ये मेरा R वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस क्या है वेक्टर R2, R1 हो गया लैम्डा टाइम्स A प्लस ये हो गया क्या चीज म्यू टाइम्स B। देखिए क्या हो गया, हमने क्या किया, यहां से बच्चों क्या कह सकते हैं पता है कि वेक्टर R हैज बीन रिजॉल्व्ड, ये रिजॉल्व्ड हो चुका है, रिजॉल्व्ड इनटू किसमें किसमें, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये रिजॉल्व हो चुका है। तो भाई ये दोनों क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हो जाएगा किसका, ऑफ वेक्टर R। तो ये हो गया, तो बोलोगे अच्छा ठीक है समझ में इतना दूर तक तो आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि भाई ये ऐसा अगर हो जाता है ना तो हम इसे क्या रिजल्ट निकालें। रिजल्ट ये निकालेंगे कि बच्चों अगर डायग्राम आप देखोगे जो पीछे सवाल दिया हुआ था ना कि R वेक्टर को ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ये तीनों वेक्टर जो है ये कैसा वेक्टर है ये तीनों, तो बोले एक ही प्लेन में ये तीनों लाइक कर रहा है, तो हम लोग क्या इसको कह सकते हैं कि सारे जो हो गया ये तीनों मिला करके कैसा वेक्टर हो गया है, कोप्लानर वेक्टर्स। कैसा हो गया, कोप्लानर वेक्टर्स। क्या ये तीनों पैरेलल है, नहीं, एक इधर रिजल्टेंट है, एक आंधी इधर चला, डायरेक्शन बता दिया, तो भाई जब पैरेलल नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन पैरेलल, यानी कि दीज थ्री आर कोप्लानर वेक्टर्स एंड नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है। तो यहां से गजब का रिजल्ट आ जाता है, अगर ऐसा तीन वेक्टर कभी दिया हुआ हो जो कि कोप्लानर वेक्टर से एक ही प्लेन में लाई करे और नॉन पैरेलल अगर हो, तो किसी एक वेक्टर को, मेरा बात सुनिएगा, किसी एक वेक्टर को हम किसी दूसरे दो वेक्टर्स के रूप में उसको तोड़ सकते हैं, यानी कि इसका कुछ पार्ट इधर और इसका कुछ पार्ट इधर के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका कुछ पार्ट इधर R1 वेक्टर मान लिए थे, इसका कुछ पार्ट इधर हमने R2 मान लिया था, जो कि ये म्यू टाइम्स हो गया, ये लैम्डा टाइम्स हो गया। तो देखो R A B तीन गिवन था, R इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A प्लस R इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू टाइम्स क्या हो गया बच्चों B। तो इफ three vectors will be coplanar vectors and they will be non-parallel, then we can directly write any one vector in the form of the other two। इससे सवाल बनते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ठीक, क्वेश्चंस में जब आएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं टू कॉन्सेप्ट, एक हो गया पैरेलल, एक हो गया कोप्लानर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है।
तो बोलते हैं अगर ये पैरेलल टू बी है तो हमको पता है कि ए इक्वल टू लिख देते हैं लैम्डा टाइम्स बी। एक तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर एंड नॉन पैरेलल भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों कोप्लानर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी एक को रिजल्टेंट मान लो और किसी दो को जो है डायरेक्शन मान लो। तो रिजल्टेंट का कुछ टुकड़ा इधर कुछ टुकड़ा इधर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट ए बी सी है तो ए को रिजल्टेंट ले लेते हैं, तो ए को कैसे लिख देंगे, बी के रूप में तो लैम्डा टाइम्स बी और सी के रूप में तो म्यू टाइम्स सी। अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। दिस बिकम्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ये किस तरह से काम कर जाता है, दिस बिकम्स द रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम करता है। तो सवाल हम इसी तरह से बनाते हैं, मैं बना करके भी दिखाता हूं, ठीक है। कुछ तो आइडिया बच्चों लगा होगा। ये देखिए सवाल, सबसे पहले दो पैरेलल कोप्लानर आया, टू वेक्टर्स P ऐसा दिया हुआ एंड Q इतना R पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। इसमें कहीं पर ना एक अननोन दे देता है B और वो बोलता है कि निकालो कि क्या होगा। तो हमने ये सेम क्वेश्चंस, दिस इज सॉल्व्ड इन DPP 1, ठीक है। सारे लेक्चर्स और DPP जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लगा हुआ है, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट यूट्यूब में भी लिख करके सर्च कर लीजिए कि वेक्टर्स DPP 1 फिजिक्स लिंक्स, आ जाएगा वीडियो, आराम से उसको देख लीजिए, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF इसका डिस्क्रिप्शन से। तो हमने DPP 1 में सॉल्व किया तो बोले पैरेलल होता है तो P इक्वल टू लैम्डा क्यू, P इधर लैम्डा क्यू इधर कर दिए, दोनों आई कैप इक्वेट कर दो तो यहाँ 2 इक्वल टू लैम्डा आ जाता है, फिर जे कैप वाला इक्वेट करो और लास्ट में B इक्वल टू लैम्डा आया तो पुट के B इक्वल टू 2। इसको हमने सॉल्व किया तो पता तो चला कि अच्छा लैम्डा इक्वल टू इतना करने से भाई क्या होता है, ऐसे टाइप का सवाल आता है। उसी तरह से बच्चों एक अब आता है कोप्लानर का, जो कि नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो गया। इफ द वेक्टर्स ऐसा ऐसा एंड ऐसा आर कोप्लानर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कहाँ है भाई, तो यहाँ 2 2 माइनस 2 5y, यहाँ पर y है। तो लेट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि एक वेक्टर्स को a मान लेते हैं, दूसरा वेक्टर्स को b मान लेते हैं और तीसरा वेक्टर्स को c मान लेते हैं, 3। और अगर कोप्लानर सिर्फ बोल दिया, देख रहे हो सवाल को पढ़ने के बाद कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम चालू करें तो क्या करें। यही तो होता है, जैसे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों, कॉन्सेप्ट गायब है हमारा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कोप्लानर है तो हम क्या करें। तब कोप्लानर तब कॉन्सेप्ट रिकमाइंड होता। कोप्लानर है मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में 3 वेक्टर है, किसी एक को समझिए रिजल्टेंट है और दूसरे के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाकी दोनों टुकड़ों वाला जो गाना है उसके आधार पर चलता है, मैं यहाँ वाला, ठीक। तो हम लोग क्या बोले, लेट वेक्टर ए को मान लेते हैं वो, वेक्टर बी को मान लेते हैं ये और वेक्टर सी को मान लेते हैं ये। क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, जो है लिखा उसी को बस लिख रहा हूँ, ठीक है। yj कैप प्लस k कैप और वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, हो गया। तो बोले कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, सिंस दीज आर कोप्लानर, तो हम लिख सकते हैं कैसे कि किसी एक को रिजल्टेंट मान लो लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लस म्यू टाइम्स तीसरा लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में होता है तो आराम से एडिशन लग सकता है। तो एक क्या है, ये लिख लीजिए आराम से, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, लैम्डा टाइम्स b क्या है, 5i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट है क्या है बच्चों, प्लस म्यू टाइम्स c है मेरा i22, बोलो सर क्या कर रहे हो यार, वो भी समझा दो जरा। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, बस इस लाइन से एक्सप्रेशन से ना y का वैल्यू निकल जाता है। कैसे, यहाँ पर लगा हुआ इक्वल टू, तो इधर i j k का कोएफिशिएंट्स है, इक्वल टू के राइट साइड में भी हम i j का कोएफिशिएंट्स लेके सब इक्वल कर देते हैं और आंसर निकल जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एकदम कोई चेंजेस इसमें बच्चों नहीं होता है, ठीक। तो मैं लिख लीजिए यहाँ तक, मैं ऊपर करता हूँ इसको। यहाँ क्या है, तो इधर जो है रहने देते हैं, यहाँ देखिए i कैप, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस क्या है म्यू इंटू i कैप प्लस ये हो जाएगा लैम्डा, कहता है लैम्डा टाइम्स y प्लस ये हो जाएगा 2 म्यू इंटू जे कैप प्लस फिर है आपका 1 इंटू लैम्डा यानी कि लैम्डा और प्लस ये 2 इंटू म्यू, तो 2 म्यू कितना हो जाएगा k कैप और इस साइड है मेरा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना है 2k कैप। तो देखिए i कैप इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि
भाई y मेरे को बोला गया है निकालने के लिए, लेकिन लैम्डा और म्यू जो एक्सप्रेशन में लिखते हैं, लैम्डा और म्यू भी तो मेरे को नहीं पता कि क्या है। तो सबसे पहले लैम्डा और म्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इक्वेट करिए। तो एक यहाँ से आ रहा है 5 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू आ रहा है 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से पहला वाला, इसमें तो 1 2 3 वेरिएबल है, तो इसको साइड करके रखते हैं y वाला। यहाँ देखिए लैम्डा और म्यू, यहाँ पर एक और इक्वेशन बन जाएगा कि लैम्डा प्लस 2 म्यू जो है किसका है भाई, के कैप वाला का। तो के कैप के सामने क्या है बच्चों, -2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 2, और अगर इसका देखिए जे कैप का है 2, और इधर है लैम्डा y प्लस 2 म्यू इक्वल टू कितना है 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करें, ये दोनों देखिए क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। एक्स वाई में अगर वेरिएबल में 2 इक्वेशन हो, मेरे पास लैम्डा म्यू क्या है हमको नहीं पता, पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर है प्लस म्यू, यहाँ है प्लस 2 म्यू, यानी कि पहला वाला इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2 म्यू हो जाएगा, बाद में 2 म्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे पढ़े थे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई। याद करिए, पिछले ज़माने की बात है। बोलिए सर पिछले ज़माने की बात हो गई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि इतना दिन हो गया पढ़े हुए आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी, करिए 5 दूनी 10 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया। नीचे तो यही है, लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों प्लस माइनस चला गया, 10 में से 1 गया 9 लैम्डा, और ये हो जाएगा 4 2 6। देखिए 4 2 6। व्हाट इज लैम्डा इक्वल टू क्या है, तो बोलेंगे ओह ये क्या हो रहा है, एक मिनट, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6/9। 6/9 तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 2/3। तो लैम्डा मेरा आंसर आ रहा है 2/3। जैसे ही लैम्डा निकल गया उसको उठा करके बच्चों किसी में पुट कर दे, लेट इसी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, लैम्डा का वैल्यू म्यू निकल जाएगा। तो पुट इन 1 पुट करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना दूर तक। हो गया ठीक, हो गया। तो पुट लैम्डा यहाँ पर पुट करते बच्चों तो आ जाएगा कहता 5 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2। 5 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2। 5 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू कितना है 2। तो व्हाट इज म्यू इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 माइनस 5 दूनी 10/3, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -4/3। तो म्यू भी मेरा निकल गया -4/3। तो लैम्डा और म्यू मेरा दोनों निकल गया, तो बोलेंगे पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3, और आंसर आ जाएगा धड़ाक से। तो इस तरह से बनाने का तरीका हुआ लैम्डा वाई प्लस 2 म्यू, लैम्डा वाई प्लस 2 म्यू इक्वल टू है 2। लैम्डा कितना आया है 2/3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू म्यू कितना है -4/3। इस तरह के सवाल मैं उसमें भी डालूंगा डीपीपी में, जो नेक्स्ट वाला रिलीज करूंगा, तो आप उसमें सॉल्व करने का कोशिश करना। तो कितना आ रहा है बच्चों, सॉल्व करें, 2y डिवाइडेड बाई 3, ये आ जा रहा है उधर जा करके 2, ये -8/3 है उधर जाके +8/3। तो 3 दूनी 6, 8 6 कितना आ जाएगा 14/3। ये देखो ये 3 3 चला जाएगा तो 2 भी कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 7 14, यानी y इक्वल टू बच्चों आ रहा है, काट दो यहाँ से 2y इक्वल टू 14, तो 2 7 14, हैंस दिस इज द आंसर। तो समझ में आया कि अच्छा कोप्लेनर वेक्टर्स बनाने का तरीका ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। अभी एक वेक्टर का कंपोनेंट रैंडम किसी वेक्टर ए डायरेक्शन में किसी वेक्टर बी डायरेक्शन में निकाल लो। अब रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल मतलब ऑर्थो नॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल, कुछ भी वर्ड बोले ना सारे का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर ही। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब निकालते हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है पूरा फिजिक्स में, क्योंकि एक्स एक्सिस देखो ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो पता है सब कुछ इसी से बना है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेट अभी 2D का एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक वेक्टर मेरे पास है ए, इसका अब ये टोटल वेक्टर है, टोटल मतलब रिजल्टेंट, इसका हमको टुकड़ा निकालना है, किधर निकालना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो टुकड़ा निकालना है यानी कि तोड़ रहे हैं,
तो नहीं समझ में आ रहा तोड़ना, कोई बात नहीं, जोड़ करके आए हैं ना, जोड़ करके वाला लिख दीजिए, रिवर्स हम चल देंगे, समझ जाएंगे वो तोड़ने वाला ही है। जो उधर से पढ़ के आए उसको उल्टा पढ़ लेंगे तो ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। देखिए ट्रायंगल लॉ लिख करके उसी में समझ लिए कैसे कैसे था। तो हम क्या करें, बोले कि इसका अगर हमको डायरेक्शन अगर लिखना हो तो हमको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब यहाँ से लेकर के चले गए हैं यहाँ तक, कैसे गए होंगे, तो कैसे गए होंगे, पहले इधर कुछ दूरी गए होंगे यहाँ से यहाँ, और उसके बाद पहले कहाँ गए होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर गए होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हेंस इस पॉइंट पर हम पहुँच गए होंगे। तो दिस इज ओरिजिन। तो इसका ये कंपोनेंट इधर कितना नहीं पता, लेकिन देखिए इसी का कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो हम नाम दे देते हैं लेट इट बी एक्स। फिर इसी ए का कंपोनेंट हम वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो इसका क्या नाम दे देते हैं, ए वाई। और हॉरिजॉन्टल से कितना पर है, तो लेट ये कोई थीटा पर इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे कि वेक्टर जो ए है इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिजल्टेंट का मतलब होता है कि पहले हम चले होंगे इधर, फिर चले होंगे इधर। अब मेरे पास आई कैप और जे कैप का सहारा है तो हम आराम से लिख सकते हैं, या अगर वेक्टोरियली ही लिखना होता तो ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज A1 वेक्टर, इसको कर देते A2 वेक्टर। तो एक रास्ता तो ऐसे लिख सकते थे कि वेक्टर A इक्वल टू हो जाएगा भाई कैसे, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, A2 वेक्टर। देखिए एडिशन से तो ऐसे लिख ही सकते थे कि भाई यहाँ से कैसे A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इक्वल टू ये, हेंस मतलब ये कहिए कि दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स। A1 और A2 क्या कहला जा रहा है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। लेकिन कैसा कॉम्पोनेंट्स, सिंस दिस टू कॉम्पोनेंट्स आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स बोल देंगे या रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बोल देंगे, किसका, किसी एक वेक्टर का। अब इसमें सारा चीज जो है ये अगर क्लियर हो गया, अलग अलग तरह से नेमिंग पढ़ लेते हैं। ये A1 वेक्टर है तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, लेट मैग्नीट्यूड इज AX, इसका डायरेक्शन भी होगा एक्स एक्सिस के तरफ। लेट A2 वेक्टर है, A2 वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेट AY, मैग्नीट्यूड पता है उसमें हम लोग कुछ नहीं लिखे तो मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी होगा y एक्सिस की तरफ, क्या होता है के कैप, सॉरी क्या जे कैप बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं A1 वेक्टर अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू, लिख दीजिए क्या चीज, डायरेक्शन। फिर A2 वेक्टर अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख दे, AY मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो टोटल जो वेक्टर है वो है A1 प्लस A2, हेंस कैसे लिख सकते हैं, दिस इज AX आई कैप प्लस AY जे कैप, क्योंकि वेक्टर हम लोग को पूरा बढ़िया से चैंपियन हो चुके हैं वेक्टर का। ये लिखने का क्या हो जाएगा तरीका, देखिए अब यहां पर जरा इसको देखेंगे क्या है, व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, यानी कि व्हेन ए वेक्टर को ना तोड़ रहे हैं किधर, along two mutually perpendicular directions, the components so obtained are called rectangular components of the given vector। एकदम हो गया बढ़िया से। अब बच्चों जब भी देखो थीटा में अगर लिखा हुआ रहता है तो हमने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या थीटा का मतलब होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पीछे के लेक्चर्स में हमने देख चुका है ऑलरेडी, लेट दिस इज ए मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा, तो बताए थे कि हाइपोटेनियस बस देना चाहिए, जिधर थीटा सटा हुआ होता है धड़ाक से हम लिख देते हैं क्या चीज, ए कॉस थीटा। तो थीटा के सामने क्या लिखा जाता है, ए साइन थीटा, क्या लिखा जाता है, ए साइन थीटा, ये जानते हैं, जिधर थीटा सटा उधर कॉस। क्या यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, जिधर थीटा सटा हुआ है ये है वेक्टर ए, तो भाई मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, ए, सिंपल सा, थीटा सटा हुआ है तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया मेरे लिए ए कॉस थीटा और ये मेरे लिए बन गया कितना, ए साइन थीटा। क्या बन गया बच्चों, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। चीज वही पढ़ रहे हैं, बस एक नया नया तरीका। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कुछ डीपीपी में भी सॉल्व किए, लेक्चर्स में भी सॉल्व किए, बस एक नया तरीका आ गया। कंपोनेंट्स नाम दे दिए और रिजॉल्व बोल रहे हैं कि इसको तोड़ो। एक्चुअली तोड़ेंगे तो ये दोनों आया, हम बोल रहे दूसरा चीज पढ़ करके ऑलरेडी आई, दोनों को जोड़ करके ये आ गया। जैसे समझना है वैसे समझ लो। तो एक आ रहा है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू आ रहा है कितना, ए साइन थीटा। तो लिख लेते हैं यहां पर भी, है ना, ऐसे कर करके। यानी कि एक्स कंपोनेंट जो आया है कितना आया बच्चों, ए कॉस थीटा।
y जो कंपोनेंट है वो कितना आया है, ए साइन थीटा। देखो यहाँ से कुछ कुछ हम लोग कर सकते हैं। 2 इक्वेशन डिवाइडेड बाई अगर 1 कर दे, बोलो सर क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न होता है बच्चों, समझ में अपने आप। देखो इक्वेशन 2, क्योंकि आपको याद अगर हो कि हम लोग बोलते थे ना कितना एंगल पर ये है रिजल्टेंट, कितना एंगल पर है, तो देखो दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट जब हमको पता होता है, जरा डिस्प्लेसमेंट सोचो, 3 मीटर चले इधर, 4 मीटर चले तो पॉइंट पहुंच गया 3,4, तो ये समझिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया हुआ था मेरे को, तो tan थीटा निकाल लेते थे क्योंकि ये दोनों मेरे को पता होता था। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इसलिए हम लोग अक्सर tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, ना कि cot थीटा। तो इसीलिए हम लोग करें कि 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर आ जा रहा है कितना, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो ए चला गया मेरा, tan थीटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस इज ए वाई डिवाइडेड बाई कितना है, ए एक्स। ये हो गया एक चीज़ कि हाउ टू फाइंड द एंगल। यहीं पर अगर मेरे को निकालना होगा तो जो ट्रिक वगैरह सीखे हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो आप इनवर्स लिख लो, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। और इसका ट्रिक ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगा। तो एक क्या किए, जो कंपोनेंट्स जब लिखा जाता है तो एक तो डिवाइड जब किए तो tan थीटा निकल गया, दूसरा अगर स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग एडिंग, सबसे पहले इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दीजिए, इक्वेशन 2 को भी क्या कर दीजिए स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देते हैं, लेट। तो ये क्या आएगा वो देखिएगा, लेट इधर से ही करते हैं, तो बोले ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे साइन में क्या है, ए वाई का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर, और इधर क्या है, ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है इसे। तो हम लोग क्या करें, यहां से अगर ए स्क्वायर बच्चों कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा मेरा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जा रहा है कितना, तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए वाई का होल स्क्वायर। अभी बताएंगे कि वही चीज़ है जो ऑलरेडी हम लोग को आता है, बस लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ए स्क्वायर मेरा आ गया है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो ए को लिख सकते हैं दिस इज ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। यानी कि अगर देखोगे तो क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर ए। जो वेक्टर ए है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है भाई, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन को 2 चीज से निकालते हैं, एक यूनिट वेक्टर से कैलकुलेट करते हैं और दूसरा है कि एंगल से निकालते हैं कि फाइनली जो रिजल्टेंट लगा, आंधी इधर इधर, फाइनली हम किधर फेंका गए, तो बताओ तो कितना एंगल पर फेंका गए, तो एंगल भी रिजल्टेंट बताता है। तो ये हुआ कि किसी भी वेक्टर्स को ना हम कैसे निकाले, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स और क्या हो गया वाई। अब यहां पर जो चीज सीखे हैं इसका इंप्लीमेंटेशन जो है ना जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे। यहां पर देखते हैं बच्चों की कैसे है, जैसे कि एक उदाहरण मैं यहीं पर बताऊं आप लोग को कि ये है वेक्टर ए, बढ़िया से समझना, क्योंकि बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, रोटेशन और पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स में ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आता है। चैंपियन हम यहीं बनेंगे। ये वेक्टर ए है, दिस इज थीटा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो हो क्या गया, इधर आ जा रहा है ए कॉस थीटा और इस साइड आ जा रहा है ए साइन थीटा। अगर हम इसको ए हटा करके थोड़ा फोर्स का फीलिंग ले ले, ताकि हमको पता चले कि अच्छा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा फोर्स। तो ये एफ कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये था, इधर था फोर्स ऐसे लग रहा था, तो जिधर थीटा सटा हुआ है तो धड़ाक से तो परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसी को दूसरा रूप देखने से क्या लग रहा है कि भाई एक वेक्टर इस साइड हो गया और एक वेक्टर इस साइड हो गया है।
क्या इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं क्या? अभी ये मेरे लिए ट्रायंगल लॉ है, लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं। कैसे? इसको उठा करके यहां शिफ्ट कर दो, तो ये बन कैसा जाएगा? डायग्राम बनेगा दिस इज एफ, इधर हो गया है एफ कॉस थीटा। यही सब शुरुआती 11th का सबसे बेस्ट चीज होता है। तो हम बोले ना कि चाहे यहां पर रहे और चाहे यहां पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस बिकम्स एफ साइन थीटा, दिस बिकम्स एफ साइन थीटा। अब इसको उठा करके बच्चों इसके साथ एनालिसिस करो। ये कैसे आया? तो साइन थीटा हाइपोटेनियस दिया हुआ रहता है, याद करिए 5, तो 5 कॉस थीटा 5 साइन थीटा का जो एग्जांपल बताए थे, ऐसा डायग्राम हमारे पास रहता है। लेकिन हम ना इसको उठा करके इधर ब्रेक करते हैं। क्या किए हैं वो देखिए जरा। एक कोई वेक्टर दिया हुआ रहता है, जो भी दिया रहता है ना, जो भी दिया रहता है दैट इज द रिजल्टेंट, क्योंकि वो हाइपोटेनियस दिया हुआ रहता है। ये हमेशा क्या होता है बच्चों? हमेशा ये ना रिजल्टेंट के तरह होता है। तो ये क्या कहला गया? ये और ये क्या कहला गया? दिस बिकम्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि यही दोनों मिला कर करके ये बना हुआ है। देखो रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करो, सॉल्व होकर के क्या आएगा? एफ आ जाएगा। तो ये दोनों क्या बन गया है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, जब उसको उठा करके हम यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, तो हम कैसे इसको एनालिसिस कह सकते हैं कि जब कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास हो, थीटा जिधर सटा हुआ रहता है ना, बस उधर हम लोग कॉस लिख देते हैं, धड़ाक से लिख दिए। उसके बाद करना क्या रहता है? हमको पता है कि अगर कभी कोई बोल देना कि मैं इधर फेंका गया, कोई बोल दे मेरे को फाइनली आंधी चला, किधर किधर चला मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मैं इधर फेंका गया, तो बच्चों अंडरस्टूड है कि आंधी ना चला किधर किधर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी पत्थर को पकड़ करके ना एक इधर खींचेंगे ना तो दोनों के बीच में जाएंगे। अब देखिए कैसे बोलते हैं ना, जोड़ना और तोड़ना कैसे उल्टा है, समझिएगा। हम बोले आंधी इधर चला तो हम फेंका गए इधर, मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं फेंका गया इधर तो आंधी चला होगा किधर? आप मेरे को ये बता दो। मैं इधर सीधा पढ़ा दिया बच्चों, आप मेरे को उल्टा पढ़ा दो, दोनों तेज हो जाएंगे। आधा मेरे को समझ में आ रहा है, आधा आप समझ लीजिए, समझा दीजिए मेरे को। इधर चला आंधी, इधर चला, हम फेंका गए बीच में कहीं, रिवर्स लेट, हम बीच में ही फेंका गए। तो भैया आंधी किधर किधर चला होगा? ऐसे नहीं हो सकता कि आंधी इधर और इधर चला होगा, हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टूड है कि जो दोनों आंधी है इधर ही चला होगा, जिसका रिजल्टेंट बोला जा रहा है कि हम इधर फेंका गए हैं, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन हो जाएगा गलत। हम बोलेंगे कि गारंटीड एक इधर चला होगा तो दूसरा इस साइड कहीं चला होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालना है, क्योंकि ये जो साइन और कॉस जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है और ट्रिग्नोमेट्री लगता है, तो भैया परपेंडिकुलर 90 डिग्री कहीं आना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं बच्चों? कहते क्या है कि लेट एक आंधी इधर चला होगा यहाँ से थीटा एंगल पर, तो दूसरा क्या करना है पता है कि इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चला होगा, यहाँ चला कि यहाँ चला कि यहाँ चला मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ भी चला होगा ना इस जगह से वो 90 डिग्री उसको बनाना पड़ेगा। दिस इज कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, चाहे आप इधर बनाओ और चाहे आप इधर बना दो। तो हम इसी को उठा करके यहाँ पर बोलेंगे क्या? अंडरस्टूड होगा मेरे लिए कि एक अगर इधर आ गया ना, दिस इज एफ, तो जिधर थीटा सटा हुआ रहेगा उधर तो एफ कॉस थीटा, तो अंडरस्टूड है कि भैया दूसरे तरफ एफ साइन थीटा होने वाला है। लेकिन किधर? जो भी एक एफ कॉस थीटा बनाए ना वहां से 90 डिग्री पर हमको बनाना पड़ेगा क्या चीज? एफ साइन थीटा। ये हो गया। इस तरह से फिजिक्स में एनालिसिस हमको करना पड़ता है। क्लियर है? चले सवाल पे। देखिए यहां दे के रखा है दिस इज ए, और इधर एक थीटा दे के रखा है। बोला क्या? रिजॉल्व मतलब कि तोड़ो कंपोनेंट्स में ऑल द फॉलोइंग वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ो, रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर, यही साइन और कॉस में। तो क्या बोले? रिजल्टेंट इधर दिया हुआ, जो भी ये दिया रहता है वो रिजल्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट है, तो आप सोचोगे रिजल्टेंट का मतलब कि रिजल्टेंट आंधी आया होगा, मैं किधर फेंका गया हूं। हमेशा यही चीज समझो बच्चों, किधर फेंका गया हूं, तो इसका मतलब वो दोनों आंधी किधर किधर चला होगा। भाई इधर इधर चलता है तो हम कहीं बीच में फेंका जाते हैं, यानी मैं बीच में फेंका गया हूं। तो करना क्या है? एक जिधर थीटा सटा हुआ है सबसे पहले उधर जाकर के लिख देना रहता है क्या? तो ए है तो ए कॉस थीटा हो गया। जिधर थीटा सटा हुआ धड़ाक से लिख दो।
दूसरा आंधी गारंटीड इधर चला होगा, ये ऐसे कोई होगा तभी जाके बीच में है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ये कॉस थीटा बना दिए ना, वहाँ से एक 90 डिग्री बनाएंगे वहाँ से, और डायरेक्शन लेकर के धड़ाक से इधर क्या बना देंगे, ए साइन थीटा, क्योंकि एक कॉस होता है, दूसरा क्या होता है, ए साइन। और हमेशा टेल से टेल ऐसे बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या, ये तो रिजल्टेंट ऐसे, एक्चुअली इसको शिफ्ट यहाँ पर किए थे ताकि विजुलाइज हो सके कि एक आंधी इधर चला, एक आंधी इधर चला, तो हम फेंका गए बीच में। फिजिक्स में जरूरत पड़ता है बच्चों, इसीलिए लिख लीजिए बढ़िया से सब चीज़, बड़ी छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन क्या करें, सब कुछ सीखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बेस गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारा। अच्छा, इसको ट्राई करिए। एफ दिया हुआ है थीटा एंगल पर, बोल रहा है कि इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व बोलेगा करो, यानी कि यह है घर, इसको तोड़ दो तो सीमेंट बालू सब फेंका जाएगा। किधर किधर, परपेंडिकुलर में। एक तो जिधर थीटा सटा हुआ धड़ाक से, उधर जो है एफ कॉस थीटा लिख दीजिए। एफ साइन थीटा किधर होगा, वहीं से परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर किधर, इधर नहीं भाई, अगर इधर कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक इधर आंधी चला, तो रिजल्टेंट तो इधर होना चाहिए। भैया इधर तो रिजल्टेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट तो उधर है, इसका मतलब कि ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। तो पता है कि किधर बनना चाहिए, तो भाई हमको इधर ही बनाना पड़ेगा। तो दिस इज क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये रिजॉल्विंग है बच्चों, ये रिजॉल्विंग है। हाँ, आप देखिए, अब एक एफ ऐसे दे दिया, ये रिजल्टेंट है, वाई एक्सिस का थीटा बना रहा है, तो क्या करेंगे, तो बोले कि जिधर थीटा पहले सटा हुआ है ना धड़ाक से, उधर ना जिधर थीटा सटा हुआ है क्या कर दो, उधर एफ कॉस थीटा लगा दो। उसके बाद वहीं से 90 डिग्री हम देखेंगे, लेकिन 90 डिग्री बहुत सारे डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में देखो ताकि दोनों के बीच में वो रिजल्टेंट लाई करे। किधर, इधर 90 डिग्री नहीं है, इधर जाएगा तो रिजल्टेंट इधर घुस जाएगा ना, इधर नहीं होगा। किधर होगा, पता है ये रिजल्टेंट इधर है ना, तो उसके बीच में समाना चाहिए रिजल्टेंट। तो एक जिधर थीटा सटा हुआ तो हम कॉस लिख दिए ना, तो दूसरा तरफ अंडरस्टूड हो गया, क्या है बच्चों, एफ साइन थीटा। अब तेज भी तो बनेंगे, हर बार वही ट्रायंगल थोड़ी ना बनाते रहेंगे। नेक्स्ट, अब एम जी है, फिजिक्स में आता ही है, ये थीटा सटा हुआ है, तो क्या बोले, जिधर थीटा सटा हुआ है उधर हो जाएगा क्या, लेट फोर्स एम जी है, तो एम जी कॉस थीटा। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ठीक परपेंडिकुलर में दिस बिकम्स क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। चलते हैं आगे की ओर। अब टेढ़ा आया, अब यहाँ पर यह दिमाग कि किधर किधर, ये है एफ, यानी कि ये रिजल्टेंट है, बस टेढ़ा हो गया, लेकिन हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर में ही रिजॉल्व करना है। तो क्या बोलेंगे, जिधर थीटा सटा हुआ रहता है ना, पहले तो वो एक्स एक्सिस मेरे लिए या वाई एक्सिस कुछ हो गया, जिधर थीटा सटा हुआ ना धड़ाक से, इस साइड तो मेरा हो गया क्या, एफ कॉस थीटा। तो अंडरस्टूड है कि एफ साइन थीटा क्या होगा, एफ कॉस थीटा, लाइन से ही 90 डिग्री लो, उस तरफ लो सच दैट वो दोनों के बीच में वो समा जाए। अगर दिक्कत हो ना तो ये लाइन को लिख लिया करो कॉपी में बच्चों, कि एफ कॉस थीटा, ये लिखो कि एफ कॉस थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ रहे, लिख लो जिधर थीटा सटा हुआ रहे उधर एफ कॉस थीटा। उसके बाद वहीं से उसी लाइन से 90 डिग्री पर लेकर के जाओ, एफ साइन थीटा उधर होगा, सच दैट जो सवाल में दिया हुआ रहे ना वो बीच में समा जाए। ठीक, तो किधर करें 90 डिग्री, तो हमको पता है कि गारंटीड जो यहाँ है, यहाँ से 90 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, तो दिस बिकम्स एफ साइन थीटा। क्यों, सच दैट ये दोनों के बीच में कहीं पर ये है। ठीक, अब ये एम जी और ये थीटा है, बोला कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करो, तो बोले जिधर थीटा सटा हुआ है, तो भाई उधर तो मेरा हो जाएगा क्या चीज़, एम जी कॉस थीटा, हो गया एम जी कॉस थीटा। तो ठीक उसके परपेंडिकुलर में एम जी साइन थीटा, पता है कि इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा, तो 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे इधर हो जाएगा एम जी साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ये एम जी है, इधर थीटा मैंने बना दिया है, तो थीटा इधर सटा हुआ है, तो भाई दिस बिकम्स क्या, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा किधर आएगा, जो ये लाइन है वहां से 90 डिग्री इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर। दिस बिकम्स क्या, एम जी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि उसके बीच में ये मेरा रिजल्टेंट है। तो एक एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक वाई एक्सिस मान लीजिए, उसके बीच में कहीं है ये थीटा पर, बस टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो दिमाग में चलना चाहिए हमारा कि कैसे है। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, रिजॉल्व एम जी इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
एक बच्चों ना मेरे पास यहाँ पर मास दिया हुआ है, कोई स्फेरिकल बॉल मास, एक इंक्लाइंड प्लेन है, लकड़ी का इस तरह से बना हुआ, थीटा एंगल है। बोल रहा है कि कोई भी जैसे पेन है, इसका मास है m, तो mg किधर लगता है, नीचे की ओर। किधर लगता है, नीचे की ओर mg लग रहा है हमेशा, चाहे पेन को कहीं भी आप रख दो, इंक्लाइंड प्लेन कहीं भी, mg किधर लगता है, नीचे की ओर। तो mg तो वेट लगा किधर, नीचे की ओर। हमको पता है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर किसी चीज को आप रख दोगे ना, कोई स्फेरिकल बॉल छोड़ोगे ना, तो वो सरसा कर करके नीचे आ जाएगा। सवाल है कि भाई जो नीचे आ रहा है, गारंटीड पृथ्वी ही उसको खींच रहा है, कोई फोर्स लगा करके। तो सवाल आता है कि पृथ्वी कितना फोर्स लगा करके खींच रहा है इस डायरेक्शन में, सच दैट ये वाला जो है ना इधर आ रहा है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में बताओ कि कौन सा फोर्स। बोले है तो उसका वजन ही, वजन के कारण ही गिर रहा है। तो mg लग रहा है ऐसे, mg को रिजॉल्व करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पूरा सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, वर्क पावर, हर चैप्टर बोल दो आगे चल करके। mg को रिजॉल्व करो, किधर एक करना है, वही सवाल बोला देखिए, रिजॉल्व mg इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किधर किधर, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। एक तो इंक्लाइंड प्लेन के इधर रहे, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, एक मेरे को इस साइड लाना है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में, और दूसरा क्या है कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ऐसे। तो दिस इज द सेकंड डायरेक्शन। अब देखो mg लग किधर रहा है, इधर लग रहा है mg, यानी कि कुछ फील भी आ रहा होगा कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, देखिए जरा 90 डिग्री अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो 90 डिग्री हो गया, बीच में लग रहा है mg, इसी को बोला रिजॉल्व करने। तो खाली कोई बता दे कि थीटा किधर सटा हुआ, कुछ ऐसा है क्या, ये थीटा, तो जिधर थीटा सटा रहेगा ना उधर mg कॉस लगा देंगे। किधर है अभी हमको नहीं पता, वो दिमाग वहां लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों देखोगे, यहीं से हम लोग रिजॉल्व करते हैं इस पॉइंट से। ये है थीटा, पूरा लंबा जब खींचे तो पता चला ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री हो गया। ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 90, अगर मान लीजिए 30 तो क्या होता है ये 60, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए मेरा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई एक है थीटा, तो बच्चों दूसरा ना हो जाता है 90 माइनस थीटा। क्यों, दोनों को आप जोड़ो क्या होगा, ये दोनों चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए हमेशा कभी भी अगर एक रहे ना थीटा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हमेशा। कब, जब टोटल एंगल हो मेरा 90 डिग्री, एक 30 तो दूसरा 90 माइनस 30, ताकि 60 हो जाए। हम बोल रहे हैं कि यह थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम ऐसे बना दिए हैं, तो हमको देखने से पता चल गया है कि ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री है, क्योंकि इसके ठीक परपेंडिकुलर ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। एक ही बात बार बार, जब भी कोई 90 डिग्री होता है ना, तो एक अगर थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, रिवर्स, अगर एक 90 माइनस थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा थीटा। बड़ा बढ़िया, डरिएगा मत, ठीक ठाक लग रहा है। mg को रिजॉल्व करना है दो भाग में, तो किधर किधर, एक बोला है इस डायरेक्शन में, एक बोला है अलोंग द प्लेन में। तो भाई यहाँ से दिख गया मेरे को, क्या दिखा कि दिस इज थीटा और ये है मेरा mg। तो एक इस साइड कंपोनेंट जो हो जाए, सबसे पहले हम इधर निकाल लेंगे खटाक से बच्चों, क्या, mg कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जिधर थीटा सटा हुआ रहता है उधर कॉस आता है। तो उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, साइन। निकालेंगे कैसे, यहीं से निकालेंगे 90 डिग्री पर। तो इस डायरेक्शन मेरे को दिख रहा है, जो अभी हम लोग सीखे हैं। ये कितना एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, mg साइन थीटा। इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, मन भर, ठीक है, मन भर प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 4-5 बार वीडियो को देख कर करके, बना करके। तब अब आते हैं, यह यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सारे कुछ, बस हम ना एक्सप्रेशन सिर्फ लिखते हैं कि क्या है। तो वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, लेट, यहाँ पर बच्चों क्या है कि कोई पॉइंट है, लेट x, y, क्या है पॉइंट x, y। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, दिस इज x और दिस इज y। देखने से लग रहा है क्या, मैं नया नया नाम बोलता हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये रिजल्टेंट होता है, पूरा दुनिया कैसे गोल है बच्चों, वो देखिए जरा,
ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। अच्छा थोड़ा और आगे आए, अभी पढ़े क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखने से नहीं लग रहा, जब ये प्लस ये इक्वल टू ये एक्स कॉमा वाई मतलब होता है दिस इज एक्स दिस इज वाई। ये दोनों एक्स चलते हैं एक्स एक्सिस में, एक्स मीटर रिलेटेड भी चलते हैं एक्स एक्सिस में, वाई मीटर चलते हैं वाई एक्सिस में, तो हम पहुंच जाते हैं इधर। तो देखने से लग रहा है कि ये टोटल है, तो ये दोनों क्या कहला जाएगा, कंपोनेंट्स। इतना इतना चलते हैं तो ये हो जाता है टोटल, हम पहुंच जाते हैं। सीमेंट बालू ईटा ये सब मिलाते हैं तो मेरा घर बन जाता है, तो ये सब कंपोनेंट कहला गया। सो एक्स वाई आर नोन एज क्या, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। क्या कहला जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए का कंपोनेंट हो गया, जो चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर ए कैसे लिखते हैं, एक्स में कितना वाई में कितना, तो लेट एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वाई जे कैप। यानी जो चीज हम बोलते थे ना, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, क्योंकि एक्स वाई पता है तो हम वेक्टर लिख देते हैं। ये होता है कि डिटेल्ड उस जगह पर पहुंचने का एक रास्ता। अब एक नया चीज पढ़ें, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो दुनिया गजब गोल हो रहा है। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है वेक्टर, वेक्टर क्या होता है पॉइंट, ये ठीक है। और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है कंपोनेंट्स, क्या होता है कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट अगर पता चल जाए तो हम टोटल वेक्टर भी लिख देंगे। तो अगर पता चल गया क्या कि यह है वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है हम लोग जानते ही हैं, और डायरेक्शन भी बच्चों हम लोग निकालने जानते ही हैं। मैग्नीट्यूड विल बी रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो गया। यानी कि कंपोनेंट्स का जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हमको मैग्नीट्यूड निकल जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का। यूनिट निकालना हो वेक्टर तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा यहाँ, ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रहने देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर नोटेशन के रूप में वो लिखा गया है किधर, तो एक्स आई कैप के तरफ, वाई किधर है जे कैप के तरफ, बस सिंपल। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अच्छा, अब इसी चीज का एनालिसिस बच्चों अलग तरीका से करेंगे कि जब एक्स और वाई तो हमको समझ में आया, थीटा लिख दे यहां पर, थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, जो एक्स है सोचो क्या बन जाएगा, ये है ए, जिधर थीटा सटा हुआ धड़ाक से लिख दो कॉस, यानी ये एक्स जो है ए कॉस थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा, क्या बन जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। अब थीटा के रूप में हम यूनिट वेक्टर का एनालिसिस कैसे करेंगे जरा वो देखते हैं, और आपको चारों क्वाड्रेंट का बच्चों शेयर कराते हैं जरा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला देखिए, एक्सप्रेसिंग ए वेक्टर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। अभी हम लोगों ने वेक्टर को, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है वो सब सीख करके यूनिट वेक्टर को बस आई कैप जे कैप में हमने लिखा, जरा थीटा के रूप में लिख करके देखते हैं यूनिट वेक्टर को क्या होगा। तो व्हेन ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है, थीटा के रूप में लिखते हैं। अच्छा होगा क्या, तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा सोचो, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक बच्चों पढ़ रहे हैं वेक्टर का, जान लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, खाली नाम अलग हो रहा है। जिधर थीटा सटा हुआ है तो ये बन जाता है मेरा ए कॉस थीटा, ये बन जाता है मेरा क्या चीज, ए साइन ऑफ थीटा। और पता है कि वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कैसे लिखाएगा, इस तरह से, या फिर उसको हम लोग सिंपल ए भी लिख सकते हैं। तो लिखते यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेसिंग ए वेक्टर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। बच्चों लिखो वेक्टर को कैसे लिखोगे, तो बोले वेक्टर को लिखेंगे, इस साइड जो कंपोनेंट आया है मेरा कितना है ए कॉस थीटा, ये आया है तो इसको इतना इंटू आई कैप लिख देंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। कंपोनेंट जो है बच्चों क्या होता है कितना, वो मैग्नीट्यूड आ गया है भाई, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन आई कैप, फिर इस साइड मैग्नीट्यूड कितना है ए साइन थीटा, तो लिखेंगे ए साइन थीटा है किधर हो गया है जे कैप के तरफ, ये वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है ए, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई
मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसे भी लिखते हैं। वेक्टर मेरे पास ये आया हुआ है, देखिए जरा क्या आया हुआ है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा कितना है बच्चों, जे कैप, भागा क्या हो जाएगा ए। तो ये ए यहाँ भी डिवाइड, ये ए यहाँ भी डिवाइड, यानी कि जब दोनों जगह डिवाइड करें तो कट करके इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा जे कैप। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। बोलो सर ये क्या कर रहे हो यार, करना क्या चाह रहे हो जिंदगी में, पहले हमको वो समझाओ। यूनिट वेक्टर क्या है? सामान दुनिया में बहुत है, चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है, बहुत कुछ है, इनफाइनाइट चीज़ है। लेकिन अगर चावल ही खरीदने जा रहे हैं ना तो बताओ कि 1 केजी चावल का दाम कितना। कलम ही खरीदने जा रहे हैं तो डकैती नहीं करना है, उसके दुकान में जाके पूछना है एक कलम का दाम कितना। दैट इज यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि वो थीटा के रूप में उसको कैसे यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों चीज़ हम इसलिए साथ में लिखे बच्चों। ये कैसे, बहुत अच्छा से मेरा प्रैक्टिस हो गया। बस इसको थीटा के रूप में कैसे लिखते हैं, यही एक्स कैप बन गया है मेरे लिए। जैसे कैसे लिखे, एक्स आई कैप, वाई इधर चले वाई जे कैप, भाई ये एक्स जो है ए कॉस थीटा हो गया, तो हम यहाँ पर लिख दे ए कॉस थीटा आई कैप, फिर ए साइन थीटा जे कैप। बस थीटा के रूप में, डायरेक्शन के रूप में हम लिख रहे हैं। एक नया लिखने का तरीका बच्चों। सवाल वही, बनाने का तरीका क्या हो जाएगा थोड़ा सा अलग। कैसे, यही थीटा 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 आ रहा है। तो हम बोले कि मेरे पास अब नया यूनिट वेक्टर जो है ना ऐसा आ गया है। इसको थोड़ा मैं और सटा दूं वरना जो ना कंफ्यूजन जैसा लगेगा। ठीक, मेरा ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो हम आपको सिखा चुके थे कि जब भी कभी यूनिट वेक्टर जिंदगी में आता है ना, इसका मतलब होता है, देखने से बहुत टेढ़ा लग रहा है, कॉस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे के, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी ये है ना वो एक कलम का दाम है या 1 केजी चावल का दाम है, ये यानी यूनिट वेक्टर है। नहीं विश्वास होता है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक करो कि भाई जो आपने आंसर दिया है ना, क्या दिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे चेक, क्या चेक करो, तो जो भी यूनिट वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बच्चों क्या होता है 1। निकाले मैग्नीट्यूड, आई कैप इतना जे कैप, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो रूट अंडर निकाल करके देखते हैं। रूट अंडर देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कर रहे हैं ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, रूट अंडर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इतना, आंसर आ गया 1, यानी कि 1। यानी कि क्या टेढ़ा आया मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी आया है ये बता रहा है कि ए अगर हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट जाना होगा ना, तो यूनिट वेक्टर एक कलम का दाम कितना होगा वो मेरे को बता दिया कि कॉस थीटा बस चलेंगे आई कैप में, और साइन थीटा बस कॉस थीटा चलेंगे, बस साइन थीटा चलेंगे। वो वैल्यू कितना भाई, कॉस 45 1/√2 0.707 कुछ आता है ना बच्चों, साइन 30.5 आता है ना वैल्यू, तो बस कॉस थीटा निकालो साइन थीटा निकालो, धड़ाक कॉस थीटा साइन थीटा, वो पता चल जाएगा कि कितना एक कलम का दाम कितना होता है या 1 केजी चावल का दाम कितना होता है। यूनिट वेक्टर पता चल गया, उसी को आप गुना कर करके वहां पहुंच जाओ। यानी कि नया एक तरीका बस हो गया मेरा लिखने का। तो ये हुआ कि व्हेन वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों पॉजिटिव आया क्योंकि एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आया है कंपोनेंट्स, मतलब ये जो भी है कोएफिशिएंट्स। जरा व्हेन ए वेक्टर लाइज इन, अगर हम बोले बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब क्या करेंगे, तो देखिए ये इधर है, तो हमेशा ना देखो कोई भी एंगल होता है वेक्टर का नापा कहाँ से जाता है, ऑलवेज नापा जाता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। बताओ कि यहाँ से क्या, कोई भी वेक्टर कहीं भी लाई करे, सेकंड में चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन हम करते क्या हैं, हमेशा एक्स एक्सिस को ही बच्चों एक रेफरेंस लेते हैं और एक्यूट एंगल ही हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्यूट एंगल ही निकाल लेते हैं और मेरा काम हो जाता है। तो वो सर एक्यूट एंगल, ताकि थोड़ा सा बच्चों आसान हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आसान। जैसे यहाँ पर ये थीटा है, मान लो ये थीटा कितना होगा, एक्यूट है तो 0, 30, 45, 60, तो इसका आराम से 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं। देख लो ये रिजल्टेंट है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, आप समझ में आ रहा है, 90 डिग्री ऐसे निकल जाएगा धड़ाक से। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूस ऐसे कर देना कि भाई लग रहा है 150 डिग्री, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कंपोनेंट ऐसे निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जिस क्वाड्रेंट में फॉल करे एक्यूट एंगल में, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट उसको निकाल लेते हैं और तुरंत हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने बोला, हो सकता है कि नहीं समझ में आया सर क्या काम हो जाता है सर,
कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पता चलेगा मेरा काम क्या होता है। ठीक, अभी आप सीखते चले जाइए कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि होता है यार बहुत सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो मेरे को ही लगता है शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप इसको खाली फोकस करिए कि अगर कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में हो वेक्टर तो भाई इसको यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, एक तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इधर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जिधर थीटा है तो ए कॉस हो जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा ए साइन। यूनिट वेक्टर बच्चों कैसे होता है, तो बोले कि वेक्टर पहले कैसे होता है वो देखिएगा जरा। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो बोलेंगे यहाँ से चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दिस इज एक्स, मतलब चल रहे हैं कितना, तो कितना चल रहे हैं, दिस इज ए कॉस थीटा, लेकिन किधर चल रहे हैं, माइनस आई कैप के तरफ। ये पॉजिटिव एक्स नहीं है, किधर है, नेगेटिव एक्स है, यानी माइनस आई कैप। फिर अभी और चलेंगे किधर, पॉजिटिव वाई के तरफ, कितना, ए साइन थीटा, बोलेंगे प्लस, अभी और चलेंगे, कितना चलेंगे, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे, और ये कितना हो गया, जे कैप। ठीक, इसको अब देखो लिखने का तरीका देखो कैसे हो जाता है वो समझना। जो माइनस यहाँ पर है बच्चों हम लोग ऐसे लिख दें, माइनस ए कॉस थीटा, और ये हो गया आई कैप, और प्लस ए साइन थीटा, और ये हो गया जे कैप। चीज़ वही है, लेकिन बस उसको क्या है, हाँ थोड़ा इधर लेते हैं। अब कितना सारा चीज़ है, हम लोग याद है एक बार बताए थे बच्चों कि कभी भी कोई फोर्स हो, कोई, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, लेट इट बी, उसमें अगर कभी माइनस आ जाता है ना, फोर्स कुछ लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पर आ गया माइनस एफ कॉस थीटा, तो सॉल्व करने के बाद कोई कुछ न्यूटन आएगा और उसमें माइनस लगा हुआ है। तो बताए थे कि फोर्स कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो और उसमें माइनस लगा हुआ हो ना, तो वो ऑलवेज इंडिकेट्स डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। तो माइनस ए कॉस थीटा है ना, ये कभी ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि सर मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन माइनस हम इधर जब लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, लेकिन व्हाट डज दिस माइनस रिप्रेजेंट, माइनस रिप्रेजेंट दैट किस डायरेक्शन में वो है, तो आई कैप के साथ लगा हुआ है, तो पता चल जा रहा है ओ ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, आई कैप और नेगेटिव भी है, यानी कि माइनस आई कैप के तरफ है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर मैग्नीट्यूड में नेगेटिव कैसे हो गया, मैग्नीट्यूड तो आपने सिखाया तो ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया ऐसा। बोलो सर कर क्या रहे हो यार, हर बार हम बीच में बोलते हैं सर कर क्या रहे हो, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर। क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि सवाल बनाएंगे अभी, इसीलिए। वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या है, वेक्टर है ऐसा, क्या है, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा कितना है, जे कैप, भागा कितना है मैग्नीट्यूड, यह है ए, डिवाइड कर दो जरा, ए यहाँ भी कट जाएगा वहाँ भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दिस इज क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिफाई होता है, माइनस कॉस थीटा और आई कैप लगा हुआ ना, हम समझ जाएंगे ओ आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, लेकिन माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना कॉस थीटा ऐसे, फिर ये तो पता चल जाएगा कि इधर इतना कॉस थीटा, खाली थीटा थीटा लिखाता है। गौर कर रहे हो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर था तो हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर, तो बोले कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो बोलेंगे कॉस साइन। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है यूनिट वेक्टर, सेकंड इधर है ना, तो बोलेंगे इधर देखो जिधर थीटा सटा हुआ तो कॉस, तो बोले कॉस थीटा नेगेटिव में साइन थीटा पॉजिटिव में, कॉस थीटा नेगेटिव में इधर साइन थीटा पॉजिटिव में, यूनिट वेक्टर धड़ाक से निकल जाता है। क्या इसको सीखने के बाद थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम एक लाइन में ही आंसर लिख सकते हैं बच्चों, क्या, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर है इधर, बोले ना एक्स एक्सिस से ही थीटा हमेशा बना हुआ रहता है, कोई जरूरी नहीं हम इधर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इधर बना देंगे ठीक है तो कॉस थीटा साइन थीटा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिधर थीटा सटा हुआ है तो ये बोल दे दिस इज ए कॉस थीटा हो जाएगा, इधर देखो ये ए कॉस थीटा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे किधर, थीटा के सामने हो जाता है ये साइन थीटा, फिर हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में खाली कॉस थीटा साइन थीटा आता है, तो एगो कॉस थीटा आया नेगेटिव के तरफ और ये वाला भी किधर चला गया, नेगेटिव के तरफ, यानी कि डायरेक्ट आंसर लिख दे तो माइनस कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा और माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, जे कैप। और लिखने का तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस आई कैप कर दो,
प्लस साइन थीटा माइनस जे कैप कर दो। तो ये भी पता चल जाता है कि थीटा सटा हुआ इधर है तो एक्स एक्सिस में कॉस थीटा तो आएगा, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा आएगा। डायरेक्शन ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, डायरेक्ट आंसर। थर्ड जैसी हुआ बच्चों, उसी तरह से हम फोर्थ लिखने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट में। पता चल गया कि यूनिट वेक्टर में खाली ये आता है। करें तो ये देखो वेक्टर ये टोटल इधर थे, यानी इधर गए और इधर गए, तो एक इधर गए, जिधर थीटा सटा हुआ है उधर कॉस आता है और इधर क्या आ जाएगा साइन। बताइए एक लाइनर में, अब तो गजब तेज हो गया यूनिट वेक्टर में कॉस और साइन लिखाता है। कॉस किधर है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है, तो कैसे लिख देंगे भाई, कॉस थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। ये अच्छा है ना, ब्रैकेट में ऐसे लिखने से लग रहा है जैसे हिंदी बोलते जाते वैसे लिखते जाते हैं। कॉस थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, प्लस अभी और चलेंगे साइन थीटा है किधर, नीचे, साइन थीटा है किधर, नीचे, यानी नेगेटिव इधर। तो ये हो गया डायरेक्ट लिखने का तरीका। अब इसी पर बच्चों सवाल बनाते हैं जरा, ठीक है। देखिए तब विजुअलाइज होगा कि अच्छा ये डीपीपी में हमने सॉल्व करवाया था, डीपीपी 1 में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो करवाए थे ना वो, लेकिन उस वहाँ अलग तरीके से सॉल्व किए थे, यहाँ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ए कार इज मूविंग इन डायरेक्शन इधर, यानी मेरे को डायरेक्शन दे के रखा है क्या, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये डीपीपी 1 में उधर सॉल्व किए थे विथ ए स्पीड, स्पीड कितना है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर में क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक हो जाता है डायरेक्शन। क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डीपीपी 1 में जो हम सॉल्व किए थे तो बोले थे कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड दे के रखा है वेलोसिटी का, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, हमने समझाया भी था वहाँ। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो बोले यूनिट वेक्टर है किधर, गाड़ी जा किधर रहा है, इज मूविंग इन वेक्टर आर, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा तो उसका यूनिट वेक्टर लिख दो, यानी कि लिखेंगे कैसे, आर कैप लिख दो, क्योंकि जा इधर रहा है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने में हम लोग देख चुके हैं कि -4i कैप प्लस 3j कैप, और 3 4 का याद है आंसर कितना आता है 5। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आया था 5 दूनी 10, तो -8i कैप प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6j कैप, ये आया था, है ना, सही हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये आंसर आया था डीपीपी 1 में जो हमने सॉल्व किया था। लेकिन आज ना एंगल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जरा नया तरीका। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो 10 है, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, तो देखिए कैसे बनाएंगे। -4 + 3 है ना बच्चों, क्या है देखिएगा, वेक्टर आर है मेरा -4i कैप प्लस 3j कैप है, कौन सा क्वाड्रेंट में ये बताइए। तो -4i कैप का मतलब कि -4 इधर चले हैं, तो दिस इज -4i कैप। 3j कैप का मतलब कि इस साइड चले हैं, y एक्सिस में कितना 3j कैप। तो एक इधर चले तो हम पहुंच गए होंगे यहाँ, तो ये डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट का कहने का मतलब। ये तो डिटेल रास्ता है, इधर इधर ये बताता है फाइनली हम जा रहे हैं किधर, तो दिस इज वेक्टर आर। तो बोले थे एक्स एक्सिस का, तो ऐसा कोई थीटा ले लीजिए ताकि यूनिट वेक्टर लिखना हो। हमको सिर्फ यूनिट वेक्टर की जरूरत है कि जो इधर जा रहा है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या, क्योंकि वेक्टर को जो लिखना तो मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। ये भी लिख सकते हैं जो कि और आसान है, लेकिन कभी कभी मेरे को यही जरूरत पड़ता है। सवाल है कि कैसे, तो अभी सीख लीजिए। तो देखें कि भाई यूनिट वेक्टर जो मेरे को होगा वो सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा होता है, यानी कि देखिए 3 4, तो बच्चों ये कितना आने वाला है 5, यानी आप इसको बना लो, मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ कि कितना आएगा। ये 3 4 है तो ये आ जाएगा कितना 5, दिस इज 4, दिस इज 3। तो यूनिट वेक्टर अब हम डायरेक्ट सीख चुके हैं, एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा कॉस थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ है कॉस, तो बोलेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन किधर नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो नेगेटिव प्लस एगो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन किधर वाई, तो ये बोल देंगे प्लस जे कैप के तरफ। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा होता क्या है, बेस बटे हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस मतलब क्या 4/5 माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा p/h, तो 3/5 जे कैप। पता है देखो जरा क्या हुआ, चीज़ है वही
लिखने का तरीका है। कैसे वो देख लो जरा कि यानी कॉस थीटा साइन थीटा जब लिखते हैं तो एक्चुअली लिखाता क्या है, -4/5 और 3/5 लिख लीजिए। यहाँ तक आपको दिखाता हूँ वो वाला -4/5 और 3/5 क्या है बच्चों, जे कैप, यानी वी विल गेट द सेम आंसर। कितना आ रहा है, -4/5 आई कैप प्लस 3/5 कितना है, जे कैप। वी विल गेट द सेम आंसर, -8 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, 6 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ये हो गया। अब ये समझ में आया ना, एक अलग तरह का सवाल कि थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग जरा ये समझे कि क्या है ये। ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको स्पीड तो दे के रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द ईस्ट डायरेक्शन टेकन एज एक्स एक्सिस एंड द नॉर्थ डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और क्या है, साउथ। ये वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड वगैरह सब चीज़ आता है, जिसको कि हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप सारे चीज़ में रिजॉल्व भी करेंगे। वो सारे भी सवाल हम लोग देखेंगे कर करके, आएगा सब धीरे धीरे करके। बोला क्या, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन इफ इट इज मूविंग। सबसे पहला पार्ट है बच्चों किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर कभी बोलता है ना कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इंग्लिश में, तो हिंदी में सिखाएं उसका क्या मतलब होता है, जान रहे हो। कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला नॉर्थ ईस्ट, तो इसका क्या मतलब होता है। अकेला नॉर्थ ईस्ट बोलता है ना, इसका मतलब होता है बच्चों की एग्जैक्ट दोनों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट बीच में जाएगा, यानी कितना कितना डिग्री बनाते हुए, तो टोटल 90 का बीच क्या हो जाएगा, 45। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब इन द एकदम मिडिल, इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, ये हो जाता है, जो कि 45 डिग्री होगा। जिसको आप नोट डाउन कर लो, ये इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, तो एग्जैक्ट 45 पे जाएगा। यानी कि पहला जो सवाल है ना, नॉर्थ ईस्ट, गाड़ी इधर जा रही है कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हमको बोला कि वेलोसिटी लिखो, तो देखो कैसे एंगल से बच्चों जो है ना हम लोग काम करते हैं। वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा कोई मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन क्या सीख चुके हैं, सिर्फ एंगल बता देना बस, कॉस थीटा साइन थीटा कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया मेरे लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बोल ही दिया इसको आई कैप लेना है, इसको जे कैप लेना है। देखो डायरेक्ट क्या हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं बच्चों, क्या क्या आ जाएगा, इसका एक कॉम्पोनेंट कॉस इधर और साइन उधर, क्योंकि पता है इस तरफ होता है तो ये दोनों कंपोनेंट ऐसे गया है, यानी कि कॉस थीटा पॉजिटिव में ही होगा आई कैप और साइन थीटा हो जाएगा किधर बच्चों, जे कैप। तो क्या लिख दे, 10 cos 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। ये बनाने का देखो तरीका, तो पता चला होगा कि कुछ सिग्निफिकेंस क्या है एंगल्स का निकालने का। बस वन लाइनर आंसर, cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2, बस आंसर आ गया। वेलोसिटी वेक्टर को लिखने का तरीका, गाड़ी उधर जा रही है, आप लिखो। ना आगे चल करके मैं आप लोग को ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला में ऐसा सवाल कराऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में गाड़ी जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया जा रहा है, तो भाई नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करें। नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, हम रिजॉल्व कर दिए एक्स और वाई में, देख रहे हो एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा। तो ये चीज़ जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसमें देखेंगे। 10 cos 45 वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 cos 45 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा बच्चों, जे कैप। पता है क्या, इसी को आप आंसर रहने दो, इसी को आंसर आप रहने दो। हम सिंप्लीफाई कर करके बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन उसी को रहने दे देंगे आंसर। तो यहाँ देखो 1/√2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, आई कैप प्लस जे कैप। सिंप्लीफाई मान लीजिए कर देते, चलिए ये वो कि √2, तो नीचे रूट है तो ऊपर भी √2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे आ जाएगा कितना, आई कैप प्लस जे कैप, तो है रहने दो ये, तो ये बन जाएगा 2, तो ये दोनों काटोगे तो 2 5 या 10, यानी कि 5√2 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फाइनल लिखने का तरीका। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम यहीं तक अभी रोक देंगे। ये हो गया कौन से डायरेक्शन में लिखने का, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। दूसरा, अब मैंने ये बना लिया बच्चों, ठीक है,
एक मैं साउथ वेस्ट बना देता हूँ। ये दोनों कहाँ दे देंगे? होमवर्क। क्या चीज़ है? होमवर्क, जिसको कि आपको डीपीपी के अंदर में डाल दूंगा। सबसे अच्छा बात है कि नहीं? तो कौन सा सी पार्ट करते हैं? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एग्जैक्ट में जा रहा है, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट है का मतलब होता है क्या? दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, एग्जैक्ट बीच में। तो बीच में तो ये हो गया 45। तो इसका दो कंपोनेंट जाएगा किधर किधर? सोचिए जरा, एक तो चला जाएगा इधर और एक चला जाएगा इधर, तभी तो ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला होगा, रिजल्टेंट इधर। हिंट ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है यहाँ से कि v वेक्टर इक्वल टू 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? cos 45। देखिए कैसे लिख रहे हैं, cos 45 ठीक है। ये देखिए जरा, cos 45 लेकिन किधर? तो बस आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एक इधर आया है एक इधर आया। इधर आने का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप प्लस साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि उसके ठीक परपेंडिकुलर कौन हो जाता है? साइन। लेकिन नीचे जा रहा है, नीचे मतलब माइनस जे कैप, तो पता भी चलता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा। फिर ये कितना आ जाएगा? 10 cos 45 1/√2 माइनस आई कैप प्लस साइन 45 1/√2 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस जे कैप। दिस इज ये, ठीक है। ये देखो, तो यही हो गया बच्चों, क्या मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो 10 इंटू इतना, यहाँ पर क्या कर सके, एक ब्रैकेट लगा देंगे ताकि पूरा ये जो है मेरा यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है, और ये वाला क्या है? मैग्नीट्यूड। तो पूरा चैप्टर का अगर समरी बोलो कि सर एक लाइन में बताओ, एक लाइन में जितना हमने पढ़ा, बस एक ही चीज़ है कि कभी भी अगर इस तरह से अगर बना हुआ हो कि कहीं रैंडम कुछ भी बना हुआ हो, वेलोसिटी हो चाहे फोर्स हो चाहे कुछ भी, तो इसको समझिए कि दो डायरेक्शन में हमको तोड़ना है, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोल दो। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो बस कहीं पर एक थीटा बना दो, चाहे जिधर बनाना इधर थीटा, तो एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट, और वहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे कर देना है। तो यही मेरा जो है समरी है, और वो दोनों होना चाहिए वो ऐसा क्लोजिंग साइड लगे कि हाँ बीच में ऐसे मतलब हो किनारे किनारे, और बीच में जो है मेरा रिजल्टेंट जा रहा हो। बस ये है समरी। इसका यूज हम लोग मन भर करने वाले हैं पूरा क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, डीपीपी को भी सॉल्व करते चले जाइए। डीपीपी में जो क्वेश्चंस बच्चों आप लोग के लिए डाल रहे हैं ना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक से लेकर के बहुत अच्छे लेवल तक का है। उसके बाद बच्चों कोई भी बुक्स आप जब बनाओगे तो उसके क्वेश्चंस आपको एक तो मिलेंगे भी, इसमें कंपटीशन के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद आपको कोई बुक्स बनाने में दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो इस लेवल का ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, बस आप मेहनत करते चले जाओ और एग्जामिनेशन में बच्चों रॉक करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।